वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे शिक्षा शास्त्र चैप्टर 2 के बारे में। इससे पहले बता दूं कि शिक्षा शास्त्र भी प्रथम सेमेस्टर के हमने चैप्टर 1 के बारे में समझा, जिसमें हमने प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में समझा। उसमें हमने जो है वेदों के बारे में और जो है उस समय महापुराण, जो महाभारत और जो पुराण है, रामायण है, इन सभी के बारे में समझा कि गुरुकुल में शिक्षा कैसी होती थी, वेदांग कितने थे। हमने आपको बताया होगा उसमें कि जो है शिक्षार्थी जो होते थे 18 विद्याओं का ज्ञान रखते थे, पढ़ते थे उस समय गुरुकुल में। और उसमें पहले 6 वेदांग को पढ़ाया जाता था, 4 वेदों को पढ़ाया जाता था और उसके बाद में 4 उपवेद होते थे। जैसे कि 4 वेद, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद होते थे। 4 उपवेद होते थे, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और शिल्प वेद। ठीक, उसके बाद में मीमांसा, न्याय, पुराण, पुराणों की संख्या 18 होती है, उनके बारे में पढ़ना पड़ता था। धर्मशास्त्रों के बारे में पढ़ना पड़ता था। ठीक, कई चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जो है पढ़ने के बारे में हमने बताया था। तो उस जो है पूरी परंपरा हमने समझा दी थी आपको। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं आपके, जैसे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनके बारे में आपको पढ़ना होता था। उसके बाद में और भी तमाम सारी चीज़ें थी और वेदांगों के बारे में अच्छे तरीके से समझ। वेदांग की संख्या कितनी थी? 6 वेदांग थे, तो उनके बारे में आपको पढ़ना था। तो ये सब चीज़ों के बारे में वहाँ पर हमने आपको बताया था कि कैसे कैसे। और उसके बाद में साथ ही साथ हमने नई शिक्षा नीति के अनुसार भी चीज़ों को बताया कि नई शिक्षा नीति में भी इन सभी चीज़ों पर बल दिया गया जो प्राचीन शिक्षा परंपरा थी। ओके, अब हम चैप्टर 2 के अंतर्गत क्या बात करेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बात करने का प्रयास करूंगा। चाहे आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो चाहे लिखित हो, किसी भी विश्वविद्यालय से आप संबंध रखते होंगे, सभी के लिए सिलेबस सेम ही है, तो उसके बारे में पढ़ाने का प्रयास। बीए प्रथम सेमेस्टर शिक्षा के विभिन्न अर्थों के बारे में समझेंगे। अर्थात शिक्षा का प्राचीन अर्थ एक है, उसके बारे में बताएंगे। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ समझेंगे। उसके बाद में शाब्दिक अर्थ में भी आप देखेंगे तो जो है एक हिंदी के अनुसार देखेंगे, एक व्युत्पत्ति मूलक के अनुसार देखेंगे। ठीक, उसके बाद में हम तीसरे तरीके से शिक्षा का आधुनिक अर्थ एवं प्रचलित अर्थ भी समझेंगे। शिक्षा का संकुचित अर्थ समझेंगे, शिक्षा का व्यापक अर्थ समझेंगे। इन सभी अर्थों को हम समझेंगे, ठीक है, आज के ही वीडियो के अंतर्गत। बीए प्रथम सेमेस्टर के छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से लाभान्वित हो सकेंगे। एजुकेशन अर्थात शिक्षा शास्त्र का चैप्टर 2 है ये। इसमें हम शिक्षा के विभिन्न अर्थों के बारे में समझेंगे। ओके, चलिए, ठीक, चलिए। नई शिक्षा की नीति के अनुसार सारा का सारा चैप्टर ये आपका जो है सिलेबस है, उसके बारे में पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं कक्षा को बिना समय गंवाए हुए। आसानी से समझते हैं कि एक पॉइंट को। यहाँ पर देखेंगे, मानव जीवन की सभी भव्य और आकर्षक दिखाई देने वाली वस्तुएं शिक्षा की ही देन है। जब भी आपको बता दूं एग्जाम से प्रश्न क्या पूछेगा लिखित वालों की, शिक्षा से क्या तात्पर्य है, इसके विभिन्न अर्थों को स्पष्ट करते हुए विषय क्षेत्र को स्पष्ट कीजिए। ऐसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा तो आप बड़े ही आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे लेंगे। शिक्षा के अर्थ वगैरह की परिभाषा वगैरह जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। अर्थ तो इस वीडियो में होगा, पर चूंकि अर्थ ही बहुत लंबा है, बड़ा है, इसीलिए परिभाषा को नेक्स्ट वीडियो में, परिभाषा और उसके विषय क्षेत्र को हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो परेशान मत होइएगा। ठीक, तो चलिए हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, इसको मैं पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग सुनते जाइए। जो जटिल शब्द होंगे उनको मैं समझा दूंगा। इससे क्या होगा, आपके थोड़ा याद हो जाएगा, कुछ बातें आपको रिकॉल हो जाएंगी जब एग्जाम से होंगे आप। ठीक, तो मानव जीवन की सभी भव्य और आकर्षक दिखाई देने वाली जो वस्तुएं होती हैं शिक्षा की द्वारा ही बनाई जाती हैं, शिक्षा की ही देन है। प्राचीन काल में जो हमारे पूर्वज जो है नग्न धड़ंग जंगलों में घूमा करते थे, अर्थात आदिमानव जो थे वो हमारे पूर्वज हैं, वो नंग धड़ंग जंगलों में घूमा करते थे। उन्हीं के वंशज आज महान अट्टालिकाओं मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। अट्टालिकाओं में रहते हुए दिन प्रतिदिन अपने में परिवर्तन करते जा रहे हैं। यही मतलब यदि इस पर विचार किया जाए तो केवल एक ही वस्तु हमें प्राप्त होती है जिनके द्वारा हम इस प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, और वह कौन सी वस्तु है? शिक्षा है। अर्थात शिक्षा के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की आविष्कार करते हैं, जो कि एक प्रकार से हमारे जीवन को, चाहे सामाजिक जीवन हो, चाहे भौतिक हो, चाहे एक प्रकार से कोई भी जीवन, आर्थिक जीवन हो, हर प्रकार के जीवन को एक प्रकार से क्या करता है, बदल देता है, उसको परिवर्तित कर देता है। तो वह है शिक्षा और ज्ञान या विद्या। ठीक, इन सभी शब्दों का जो है प्रयोग काल के अनुरूप समय समय पर होता चला रहा है। शिक्षा क्या है, ज्ञान क्या है और विद्या क्या है, इसका जो है मैं शब्दों को समझाने का प्रयास करता हूँ। आगे समझते शिक्षा। शिक्षा शब्द का संबंध मानव जो है प्रादुर्भाव काल से ही है। मानव प्रादुर्भाव मतलब होता है जब मानव की उत्पत्ति हुई, तभी से शिक्षा का शब्द का प्रचलन चलता आ रहा है। हाँ, इतना आशय अवश्य है कि समय समय पर इन शब्दों का प्रयोग जो हुआ है अलग अलग ढंगों से होता आ रहा है। इसके अभाव में
मानव विकास की संकल्पना एक क्या है भाई, कोरी अर्थात जो है सफ़ेद मतलब कि सफ़ेद कागज कल मतलब की भांति है, सादे कागज की भांति होती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होता है जिससे मानव का विकास होता है और मानव की विकास की कड़ी जो होती है अग्रसर होती रहती है। इस संबंध में यह उक्ति अपने आप मानस पटल पर आ जाती है। जिस प्रकार से क्या होता है, जिस प्रकार से पौधों का विकास अच्छी जुताई और गुड़ाई से होता है, ठीक उसी प्रकार से मानव का विकास जो होता है अच्छी शिक्षा से होता है। अगर कोई व्यक्ति अच्छे तरीके से शिक्षित है तो उसका जो है विकास जो होगा, चाहे मानवीय विकास हो या फिर एक प्रकार से चाहे उसका शैक्षणिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास हो, अलग अलग प्रकार का जो विकास होता है वो सब निर्भर किस पर करता है, वो सभी के सभी शिक्षा पर निर्भर करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का विकास होता है हर एक क्षेत्र में, इसीलिए शिक्षा जरूरी है। यह स्पष्ट हो जाने पर कि शिक्षा का संबंध मानव जीवन से है और मानव जीवन का प्रादुर्भाव आदि काल से ही है, अतः इस शिक्षा शब्द का अर्थ भी हमें प्राचीन काल से ही जानना होगा। अतः शिक्षा का अर्थ निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। आइए हम शिक्षा के अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे शिक्षा का प्राचीन अर्थ, कि प्राचीन काल में शिक्षा का क्या अर्थ होता था उसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा का प्राचीन अर्थ समझते हैं। तो प्राचीन काल का जो है निर्धारण वेद की रचनाओं से ही माना जाता है। किसकी रचनाओं से? वेद का जो रचना हुई, वेद हमने बताया 4 वेद थे। कौन कौन से वेद हमने बताए थे आपको? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के 4 वेद थे। तो उन्हीं की रचनाओं से माना जाता है प्राचीन काल। इनमें से मतलब इनमें भी जो सबसे प्राचीनतम वेद है वही प्राचीन काल के निर्धारण का आधार रहा है। और वह वेद कौन सा है? वो वेद है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद जो है वेद एवं प्राचीनतम ग्रंथों प्राचीन ग्रंथों में शिक्षा शब्द के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आपको यहाँ पर विद्या शब्द का प्रयोग को समझ में आ गया। शिक्षा शब्द के स्थान पर विद्या शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? वेदों में किया गया और प्राचीनतम ग्रंथों में किया गया है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि उस समय विद्या शब्द का प्रचलन ही मतलब कि विद्या शब्द का ही प्रचलन था और उसका मतलब और इसका ज्ञान और अनुभव के रूप में व्यक्त किया जाता था। ज्ञान और अनुभव अर्थात ज्ञान जो होगा आपके पास और जो अनुभव होगा अपने जो है ज्ञान के द्वारा लोगों में अनुभव होता है और अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त भी किया जाता है समय समय पर। तो अनुभव के द्वारा और ज्ञान को प्रकटीकरण मतलब ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण आपको करना है, ज्ञान को आपको बयां करना है अर्थात पढ़ाना है। तो आपका प्रत्यक्षीकरण एक जो प्रेजेंटेशन होता है वो आपके अनुभव के अकॉर्डिंग होता है। आप कितना भी जानकार के हो जाए, लेकिन आप अगर अनुभव विहीन है, अनुभव आपके पास कम है, अनुभव अगर आपके पास नहीं है तो आप अच्छे टीचर नहीं हो सकते। तो इसीलिए जो एक प्रकार से विद्या होती है वो आपको क्या करवाती है? वो आपको ज्ञान और अनुभव से लैस करती है। ठीक है, तो यहाँ समझा कुछ द्रष्टव्य उदाहरण जैसे क्या है भाई? विद्या ददाति विनय। विद्या जो है ज्ञान शब्द के लिए विद्या से विनय की प्राप्ति होती है। विद्या क्या देती है? विनय को देती है। ठीक, विद्या ददाति विनय में वेदों में शब्द लिखे गए हैं। अब ये समझिए विद्या शब्द शिक्षा के लिए आया है। अगला क्या कि सा विद्या व विमुक्त है। यहाँ पर देखेंगे सा विद्या व विमुक्त है, विद्या शब्द आया। ऐसे अगला देखेंगे येषाम न विद्या न तपो न ध्यानम यदि मृगा शरंती, ये भी देखेंगे। अगला है आपका गुरु गृहे गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। ये जो है किसमें है? रामचरितमानस में तुलसीदास जी द्वारा लिखित है। यहाँ पर विद्या शब्द जो है शिक्षा के संदर्भ में ही प्रयोग में लाया जाता था। तो यहाँ पर देखेंगे। अगला है और भी उदाहरण देख लीजिएगा। अगला उदाहरण है आपका ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रा। ज्ञानम तृतीयम मनुजस्य नेत्रा मतलब जो मनुष्य का तीसरा नेत्र है वो क्या है? उसका ज्ञान ही है। अगला है विद्या विहीना पशु भी समाना। बिना पढ़ा नर पशु का है। विद्या विहीना विद्या से विहीन व्यक्ति पशु भी समाना पशु के समान होता है। ये बात यहाँ पर बताई गई। तो उपयुक्त ये प्रमाण हमने दिए कि जिसमें विद्या मतलब कि जो शिक्षा शब्द है उसको अविद्या के रूप में परिभाषित किया गया, मतलब विद्या शब्द जो है बताया गया था। उपर्युक्त प्रमाणों से पूर्णतः यह स्पष्ट हो जाता है मेरे भैया। क्या स्पष्ट हो जाता है? यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन काल में शिक्षा शब्द का जगह क्या, शिक्षा शब्द की जगह किसका प्रयोग किया जाता था? विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ये बात कन्फर्म हो गई। एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि प्राचीन काल में विद्या के शिक्षा के स्थान पर किस शब्द का प्रचलन था? तो विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता था। विद्या शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? संस्कृत भाषा के विद धातु से हुई है। जैसे आप हिंदी में जो एक प्रकार से वर्ण बोलते हैं कि यहाँ इस शब्द से हुई, तो उसमें शब्द नहीं बोला था संस्कृत में, संस्कृत के धातु होते हैं। तो संस्कृत की किस धातु से हुई? विद धातु से किसकी उत्पत्ति हुई? विद्या शब्द की उत्पत्ति हुई है। जिसका अर्थ क्या होता है? विद धातु का क्या अर्थ होता है? विद्वान होना या फिर ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान प्राप्त करना या विद्वान होना ये विद शब्द का अर्थ होता है, जो कि संस्कृत भाषा का एक क्या है? धातु है। ओके, ध्यान रखेंगे। तो ये शिक्षा का
प्राचीन अर्थ था जो हमने आपको बताया। अब शिक्षा के शाब्दिक अर्थ पर थोड़ा सा हम नजर डालते हैं और एक सरसरी नजर से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, जितने भी लोग देख रहे हैं चलिए फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर प्रश्न आपके समक्ष है यहाँ पर, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ दो रूपों में जाना जा सकता है। शिक्षा का जो शाब्दिक अर्थ है मेरे भैया वो दो रूपों में जाना जा सकता है। पहला क्या यहाँ पर, एक तो हिंदी के अनुसार और दूसरा क्या व्युत्पत्ति मूलक जो है के अनुसार। तो हम समझ लेते हैं सबसे पहले हम शिक्षा के शाब्दिक अर्थ को। शाब्दिक अर्थ मतलब शिक्षा जो शब्द है ना उसको अगर हम चीरते फाड़ते हैं तो उससे हम कौन सा अर्थ निकाल लेते हैं, वही होता है शाब्दिक अर्थ। मतलब उस शब्द का, शिक्षा जो शब्दवा है ना उस शब्दवा का क्या अर्थ होता है उसके बारे में। तो शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है भैया, हिंदी के अनुसार। इस अर्थ में मतलब इस अर्थ के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार विद्या शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विद धातु से हुई है, उसी प्रकार से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति मेरे भैया किससे हुई है, संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, शिक्षित होना। संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई, जिसका मतलब क्या होता है, शिक्षित होना। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये आपका हिंदी के अनुसार हो गया क्या, जो है शिक्षा का शाब्दिक अर्थ। दूसरा समझते हैं व्युत्पत्ति मूलक अर्थ। इसके अंतर्गत समझते हैं व्युत्पत्ति मूलक अर्थ क्या है भाई, इसको समझ लेते हैं। तो व्युत्पत्ति मूलक अर्थ के अंतर्गत शिक्षा जो होता है अंग्रेजी के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। एजुकेशन जो शब्द है वो किससे बना है, एजुकेशन शब्द भी किससे है भाई, लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। एजुकेशन शब्द इसी भाषा के दो शब्द से बना है। किससे बना है, एक तो ई से बना है और किससे बना है, डूको का संधि है। क्या है, ई और डूको का क्या है, संधि है। ई मतलब होता है अंदर से, ई का मतलब क्या होता है, अंदर से, और डूको का मतलब होता है क्या, बाहर निकालना। क्या, बाहर निकालना या अग्रगति। ठीक, ध्यान रखेंगे, अग्रगति देना या फिर बाहर निकालना, ये डूको का अर्थ होता है। किस भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है। क्या, ई जो है एडुकेटम, और ई मतलब होता है यहाँ पर क्या, ई मतलब होता है आपका अंदर से, और जो है डूको माने होता है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, बाहर निकालना है फिर अग्रगति देना। अर्थात जो है क्या, क्या अंदर से बाहर निकालना, किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। ठीक, ये बात है। तो इस प्रकार शाब्दिक अर्थ के अंतर्गत एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ कि अंदर से बाहर निकालना। इस अर्थ की पुष्टि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, अर्थात हर बच्चा जो होता है मनुष्य का पिता होता है। हर बच्चा मनुष्य का पिता होता है से ही होती है। सारांश में बालक के मतलब अंतर्निहित शक्तियों का विकास ही शिक्षा होता है, ये बात समझिए। अर्थात चाइल्ड इज अ फादर ऑफ मैन, हर बच्चा मनुष्य का क्या होता है, पिता होता है। क्या होता है, हर बच्चा जो होता है अपने आप में मनुष्य का पिता होता है। कहने का मतलब ये है यहाँ पर सारांश इसका समझिए कि बालक के मतलब अंतर्निहित जो शक्तियों होती हैं उनका विकास किससे होता है, शिक्षा के द्वारा ही होता है। हाँ, इतना स्मरणीय जरूर है, इतना अवश्य स्मरणीय बिंदु है कि इन छिपी हुई शक्तियों का विकास अचानक ना होकर के क्रमशः होता है, धीरे धीरे होता है, एक क्रम में होता है। इसीलिए इसे हम प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं मेरे भाई। किसके रूप में, प्रक्रिया के रूप में प्रयोग करते हैं। जहां जॉन एडम्स ने इसी के आधार पर शिक्षा के द्विमुखी प्रक्रिया जो है कहा है, शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया कहा है। किसने किसने कहा, एडम्स महोदय ने कहा। एडम्स महोदय ने क्या कहा, शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया है, एक शिक्षक होता है और एक क्या होता है, विद्यार्थी होता है। ये द्विमुखी प्रक्रिया हो गई शिक्षा की। किसने कहा, एडम्स ने, जॉन एडम्स ने। एग्जाम से ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि शिक्षा की द्विमुखी प्रक्रिया किसने दी है, तो एडम्स ने दी। किसने, जॉन एडम्स ने। आपसे पूछे शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया तो किसने दी है, जॉन डीबी ने दी है। डीबी ने इसे त्रिमुखी प्रक्रिया माना। इसी आधार पर इसे गयात्मक प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया आदि भी कहा जाता है। तो आपसे पूछेगा गयात्मक प्रक्रिया शिक्षा की क्या है, किसने दी है, डीबी ने। सामाजिक प्रक्रिया क्या है, डीबी ने। ठीक है, ये क्या है, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया है। एडम्स और डीबी का जो है निम्न कथनों के रूप में समझ सकते हैं। जो एडम्स महोदय है, जॉन एडम्स, उन्होंने दो पक्ष माने, द्विमुखी प्रक्रिया बताई शिक्षा को। एक उसमें पहला मुख्य क्या किसका है, शिक्षक का है। दूसरा क्या, शिक्षार्थी। अर्थात एक टीचर होगा और स्टूडेंट। टीचर और स्टूडेंट जो है वो शिक्षा के दो प्रमुख पहलू होते हैं, ये एडम्स महोदय का कहना है। जबकि जॉन डीबी महोदय कहते हैं वहीं पर कि नहीं, शिक्षा में तीन जो है मुख होते हैं, तीन जो है मुखी प्रक्रिया होती है। एक तो क्या होना चाहिए, शिक्षक, तो जो आपने बताया, जो एडम्स का दो बात इन्होंने बता दी, एक तो एडम्स और एक शिक्षार्थी। सॉरी, एडम्स के दोनों जो है शिक्षक और शिक्षार्थी, दोनों बातों को इन्होंने बता दिया कि शिक्षक एक है, शिक्षार्थी। ठीक है एडम्स भाई, तुमने बहुत सही कहा। जॉन डीबी ने कहा कि एडम्स मुन्नवा, तुमने बहुत सही बताया
कि शिक्षक जो होता है मतलब कि जो शिक्षा मतलब कि होती है उसके जो दो पहलू होते हैं उसको आपने सही बताया। एडम्स से कहा किसने? जॉन डीबी ने कहा कि शिक्षक और शिक्षार्थी तो मान गए होते हैं, तो कहा कि हम भी इसको मान लेते हैं कि हाँ हो गए, तो शिक्षक और शिक्षार्थी हो गए आपके। लेकिन आप कुछ भूल भूल रहे हैं। कहा क्या भूल रहे हैं? कहा जो शिक्षक होगा वो क्या जो पढ़ाएगा शिक्षार्थी को, तो आखिरकार क्या पढ़ाएगा? तो प्रश्न आया कि भाई उत्तर आया पाठ्यक्रम पढ़ाएगा। तो जो पाठ्यक्रम होगा वह भी एक पक्ष होगा किसका? शिक्षा का। तो इसीलिए शिक्षा क्या है? त्रिमुखी प्रक्रिया है। तो द्विमुखी प्रक्रिया को आप लोग ग्राफ से कैसे समझाएंगे? ये एक प्रकार से यहाँ पर एक डॉट लिखेंगे, यहाँ पर एक डॉट कैसे लिखा, चिन्ह पार देंगे, मतलब चिन्ह माने होता है लाइन, ठीक है। यहाँ पर शिक्षक लिख देंगे, यहाँ पर शिक्षार्थी लिख देंगे, और इस प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज के माध्यम से बता सकते हैं। आप यहाँ पर आप पाठ्यक्रम लिखिएगा, यहाँ पर शिक्षक लिखिएगा इस बिंदु पर, यहाँ पर शिक्षार्थी लिखिए दीजिएगा, और बीच में लिख दीजिएगा त्रिमुखी। ओके, यहाँ पर द्विमुखी। तो ये एक प्रकार से चित्र आप बना सकते हैं। एग्जाम से चित्र बनाने से आपको क्या बनेगा? इंप्रेशन मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव वालों को तो हालांकि चित्र बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, लेकिन जो लिखित वाले उनके लिए चित्र बनाना परम आवश्यक है। ओके, तो ये बना दीजिएगा। आगे समझते हैं हम। एजुकेटम जो शब्द के साथ साथ लैटिन भाषा के दो शब्द हैं, जो है एक है एडुकियर और एक है जो है तथा एडुकियर। हालांकि एडुकियर और एडुकियर यहाँ पर देखिए दो शब्द हैं। एक एडुकियर में यहाँ पर ई है और यह एक एडुकियर पे यहाँ पे ए है। ठीक, दोनों शब्दों का मतलब यहाँ पर समझने का पड़े। एडुकियर जो शब्द है जो ई वाला है, एडुसियर जिसको आप कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर सियर पढ़ा जाएगा इसको, क्योंकि ये लगा है सी के बाद, हमने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, तो इसको एडुसियर पढ़ते हैं। तो एडुसियर का अर्थ होता है निकालना। क्या? एडुसियर माने होता है निकालना, और एडुकियर माने होता है क्या? उठाना। ठीक, ध्यान रखेंगे यह। तो उपयुक्त जो है के आधार पर शिक्षा सीखने और सिखाने की क्या होती है? सीखने और सिखाने की प्रक्रिया होती है शिक्षा। ठीक, अब शिक्षा का प्रचलित अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। अभी तक तो हमने प्राचीन अर्थ और शिक्षा का व्यापक अर्थ बोल रहा हूँ। शिक्षा का हमने प्राचीनतम अर्थ और शाब्दिक अर्थ को समझा। अब हम लोग तीसरा तरीके का जो शिक्षा का अर्थ है, अर्थात कौन सा अर्थ भाई? कौन सा अर्थ है? जो शिक्षा का आधुनिक अर्थ या फिर जो प्रचलित है, उस अर्थ के बारे में समझ लेते हैं। तो वर्तमान समय में शिक्षा का अर्थ मात्र लिखना पढ़ना, जोड़ना घटाना, गुणा भाग करना और या कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेने तक ही सीमित नहीं रह गया है। मतलब कि इससे आगे बढ़ चुका है शिक्षा। तो इस प्रमाण पत्र के द्वारा व्यक्ति अपना तथा क्या करता है? अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। इस प्रकार से यह शिक्षा बालक को केवल सूचना ही प्रदान करती है। शिक्षक, शिक्षार्थी और विद्यालय की स्थिति क्रमशः दुकानदार, विक्रेता और खरीदने वाला क्रेता तथा दुकान से की होती है। इस शिक्षा को निर्देशन भी कहा जाता है। इसी अर्थ पर हमें एक विषय भी प्राप्त होता है जिसे हम शिक्षा शास्त्र कहते हैं। तो शिक्षा शास्त्र क्या होता है भाई? यहाँ पर शिक्षा शास्त्र को कैसे आप समझ सकते हैं? एक दुकान की भांति समझ सकते हैं कि शिक्षा जो है, विद्यालय क्या है? विद्यालय एक दुकान है जहाँ पर क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है। तो विद्यालय एक दुकान है जहाँ पर शिक्षा मिलती है। और पाठ्यक्रम जो है वो विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं वो क्या है? वो पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम क्या है? विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और जो दुकान में रखी हुई है। और उसके बाद में एक विक्रेता जो कि दुकानदार है, वही शिक्षक है। शिक्षक क्या है? वो उस विद्यालय के दुकानदार का क्या है? मतलब कि दुकान का क्या है? दुकानदार है। और एक शिक्षार्थी क्रेता अर्थात खरीदने वाला कौन है? वो शिक्षार्थी। अर्थात ग्राहक जो है वो कौन है? शिक्षार्थी है। अर्थात विद्यार्थी जो है ग्राहक है, और जो टीचर है वो कौन है? ये दुकानदार है, शॉपकीपर है। और विद्यालय क्या है? स्कूल क्या है? एक दुकान है। और पाठ्यक्रम क्या है? मेरे पास दुकान में रखी हुई जो वस्तुएं हैं ये है। शिक्षा के एक प्रकार से ये अर्थ है। तो उपर्युक्त विभिन्न अर्थों को मतलब को दो मुख्य अर्थों में हम पाते हैं। कौन से अर्थ में पाते हैं? एक होता है शिक्षा का संकुचित अर्थ और एक होता है शिक्षा का व्यापक अर्थ। सबसे पहले हम समझेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ, मतलब कि जो संकुचित अर्थ मतलब होता है कम अर्थ। शिक्षा का संकुचित अर्थ का मतलब होता है मेरे पास दोस्तों, संकुचित मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, कम समय में, मतलब कम चीज़ों को शिक्षा शास्त्र जो अध्ययन करता है, मतलब कि कम। ठीक, व्यापक माने होता है ज़्यादा ही। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। दो ही अर्थ समझ लगते हैं। तो शिक्षा का जो संकुचित अर्थ है उसको समझते हैं। सामान्य रूप से विद्यालयी शिक्षा को शिक्षा का संकुचित अर्थ माना जा सकता है। अर्थात जो शिक्षा आप विद्यालय में ग्रहण करते हैं उसको आप संकुचित अर्थ मान सकते हैं शिक्षा का। यह शिक्षा पूर्व निर्धारित होती है। शिक्षा देने वाला शिक्षक, शिक्षा ग्रहण करने वाला शिक्षार्थी जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त करता है उसे विद्यालय या फिर स्कूल कहा जाता है। इस अर्थ में शिक्षा बालक के जीवन में एक निश्चित समय से प्रारंभ होकर के एक निश्चित
निश्चित समय पर समाप्त भी हो जाती है। इसी में वह अपनी रुचि, योग्यता और कार्यकुशलता के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेता है। इसी प्रमाण पत्र के द्वारा वह अपनी जीविकोपार्जन हेतु नौकरी वगैरह प्राप्त करता है। सारांश में इस शिक्षा का निर्धारण जो होता है मतलब इस शिक्षा का निर्धारित समय होता है। इसमें न केवल शिक्षक, शिक्षार्थी और स्कूल ही निर्धारित होते हैं, वरन पढ़ने पढ़ाने का समय, स्थान, पाठ्यक्रम, समय सारणी ये सब बटी होती है कि कितने घंटे कौन सी क्लास चलेगी, 40 मिनट का पीरियड होगा, कितने दिन मतलब कि कितने पीरियड हो पढ़ाए जाएंगे, कितने सब्जेक्ट होंगे, ये सब एक निर्धारित होता है। पहले से पता होता है कि हाँ आप 5 सब्जेक्ट पढ़ना है या 6 पढ़ना है, 3 ही पढ़ना है, फिर 2 पढ़ना है, 1 ही पढ़ना है, ये सब पता ही होता है, पर निर्धारित होता है पहले से ही। बालकों को अपने हिसाब से शिक्षा प्राप्त करना होता है। इसमें इस अर्थ में शिक्षक का काम मतलब कि काम पढ़ाना और शिक्षार्थी का काम क्या होता है, पढ़ना होता है। यह शिक्षा का एक निश्चित मतलब कि यह शिक्षा जो होती है एक निश्चित समय से प्रारंभ होती है और एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। शिक्षक शिक्षार्थी का गुरु शिष्य का संबंध जो होता है बराबर बना रहता है। विद्यार्थी जीवन ही शिक्षा का मतलब कि शिक्षा काल होता है और शिक्षा का क्षेत्र केवल विद्यालय होता है। इस विचार से पढ़ने लिखने के बाद जो कुछ हमारे पास बच जाता है वही क्या होती है, शिक्षा होती है। व्यंग्य के रूप में एक विद्वान ने लिखा है, क्या लिखा है व्यंग्य के रूप में, कि शिक्षण एक रहस्यमयी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा प्रोफेसर के लेक्चर नोट से सूचना फाउंडेशन के माध्यम से विद्यार्थियों के नोटबुक में बिना मस्तिष्क से होकर पहुंचती है। एक व्यक्ति ने क्या कहा कि शिक्षक एक क्या होता है, रहस्यमयी प्रक्रिया। शिक्षण जो होता है, शिक्षण माने होता है शिक्षा देने मतलब कि शिक्षा मतलब कोई टीचर है और कोई किसी स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो वो जो प्रक्रिया होती है वो शिक्षण कहलाती है। तो शिक्षण जो होती है एक रहस्यमयी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, प्रोफेसर जो लोग होते हैं वो लेक्चर देते हैं। लेक्चर नोट से क्या होते हैं, लेक्चर नोट से जो है सूचना मतलब कि क्या होता है, फाउंटेन पेन के माध्यम से विद्यार्थियों के नोटबुक में बिना मस्तिष्क से होकर के पहुंचती, मतलब कि बिना मस्तिष्क से वहाँ पर प्रैक्टिकल वगैरह समझाया नहीं जाता, मतलब कि एक प्रकार से उनके मस्तिष्क से मतलब मस्तिष्क से होकर के पहुंचती है। नोटबुक में बिना मतलब नोटबुक में बिना मस्तिष्क से होकर पहुंचती है, मतलब मस्तिष्क मैंने उनके नोटबुक में चली जाती है, मतलब कि एक प्रकार से उसको दिमाग से सही तरीके से समझ नहीं पाते। कहने का मतलब यहाँ पर ये था, एक व्यंग्य था इस प्रणाली में कि शिक्षक पढ़ा देता है और वो एक प्रकार से नोटबुक में छाप लेते हैं। ये था थोड़ा सा व्यंग्य था, हालांकि अब ऐसी जो है व्यवस्था नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी ऐसी कुछ है। सारांश में शिक्षा का आधुनिक या प्रचलित अर्थ ही शिक्षा का क्या है, संकुचित अर्थ ही है। तो शिक्षा का जो आधुनिक या प्रचलित अर्थ है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ ही है, लेकिन एक शिक्षा का व्यापक अर्थ भी होता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। शिक्षा का व्यापक अर्थ क्या है इसको समझते हैं। तो इस अर्थ में शिक्षा जो होती है जीवन प्रयत्न चलने वाली क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। बालक के जन्म से शिक्षा मतलब जन्म से ही शिक्षा प्रारंभ होती है और मृत्यु के पूर्व तक चलती रहती है। इस शिक्षा में कोई पूर्व योजना नहीं होती है। बालक कहीं भी किसी से भी मतलब किसी समय कुछ बातों को सीख सकता है। इसमें क्या होता है, कहीं पर भी आप सीखें, किसी प्रकार से सीखें, वो सब क्या होती है, शिक्षा ही होती है। ये शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। इसमें ना तो कोई शिक्षक होता है और ना ही कोई शिक्षार्थी होता है। एक स्थान पर एक व्यक्ति जहाँ शिक्षक होता है वहीं दूसरी जगह पर वह शिक्षार्थी भी हो सकता है। बालक का संपूर्ण जीवन शिक्षा काल ही होता है। लोग आपस में एक दूसरे से सीखते ही हैं। एक बात जहाँ हमने किसी से सीखा वह व्यक्ति उस सीखे हुए कार्य के लिए हमारा शिक्षक हो जाता है, और हो सकता है कि वही व्यक्ति मुझसे भी अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सीख रहा हो सकता है क्या कि जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं भी कुछ आपसे सीखता हूँ और आप लोग भी मुझसे कुछ सीखते हैं। तो ये भी एक प्रकार ये शिक्षा का व्यापक अर्थ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग सीख रहे हो, लेकिन एक प्रकार से यहाँ पर शिक्षा का संकुचित अर्थ इसलिए होगा क्योंकि विद्यालयी ज्ञान मैं दे रहा हूँ आपको, ये आपके लाइफ से संबंधित सवाल नहीं। तो शिक्षा का जो व्यापक अर्थ होता है उसमें आप शिक्षा मतलब जीवन में आप जैसे कि कहीं पर गिरे या आपको ठोकर लगी, ठोकर आपको लगी तो आप जो है अपना पैर थोड़ा ऊंचा करके चलेंगे तो आपको ठोकर नहीं लगेगी। तो एक प्रकार से आपने सीखा कि अगर ठोकर लगती है नीचे पैर करने से तो आप जो है पैर को ऊंचा करके चलेंगे। या आपको जो भी जीवन में सीखते हैं, जो कोई भी कार्य सीखना हुआ तो वो सब शिक्षा ही होती है। ठीक, तो एक बात यह जो है जहाँ हमने किसी से सीखा वहाँ वो व्यक्ति जो होता है सीखे हुए कार्य के लिए हमारा शिक्षक हो जाता है। हो सकता है कि वही व्यक्ति मुझसे अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सीख रहा हो इस हेतु वह मतलब कि हम उसके शिक्षक ही हो जाएंगे। स्पष्ट है कि यह सीख प्रक्रिया किसी निर्धारित स्थान पर नहीं हो सकती। संयोगवश
कोई कहीं भी सीख सकता है। अस्तु इस अर्थ में संपूर्ण ब्रह्मांड शिक्षा क्षेत्र होता है। इसमें कहीं पर भी कुछ भी कोई व्यक्ति सीख सकता है। इस अर्थ में इस अर्थ के समर्थन में जॉन डीबी महोदय ने लिखा है कि शिक्षा जीवन की तैयारी मात्र नहीं है। शिक्षा क्या होती है? शिक्षा को परिभाषित करते हुए जॉन डीबी महोदय कहते हैं कि शिक्षा जीवन की तैयारी मात्र नहीं है, अपितु शिक्षा जो होती है स्वयं ही जीवन होती है। शिक्षा पूरी की पूरी क्या है? जीवन है, क्योंकि जीवन में पूरे के पूरे व्यक्ति सीखता ही रहता है। इसीलिए क्या है? पूरा का पूरा जीवन शिक्षा ही है। इस शिक्षा में मानव न केवल मानव से अपितु छोटे छोटे जीव जंतुओं तथा निर्जीव वस्तुओं से भी शिक्षा प्राप्त करता है। क्या आपने कभी विचार किया कि चींटी जो होती है अनवरत क्यों चलती रहती है, और यदि रुकती भी है तो कहाँ रुकती है? निश्चित रूप से चींटी का अनवरत चलते रहना हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि उद्देश्य प्राप्ति तक अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए। इस प्रकार मधुमक्खी द्वारा छत्ते में मधु इकट्ठा करना हमें गुण संचय की शिक्षा प्रदान करता है कि जो है हमको भी अपने गुण इकट्ठा करने चाहिए, मतलब कि जो प्रॉपर्टीज़ है हमारी, जो अच्छे अच्छे गुण हैं उनको इकट्ठा करना चाहिए। तो हम कई लोगों से सीख सकते हैं, चींटी से सीख सकते हैं कि हम अपने से बहुत ज़्यादा क्षमता के हिसाब से लगभग 10 गुना चीज़ कर सकते हैं। ये भी चींटी से हमको सीखना चाहिए, और भी जीवों से हम सीख सकते हैं किसी प्रकार से। ठीक, तो अलग अलग जीवों से हम सीख सकते हैं। निर्जीव प्राणियों से, वस्तुओं से हमने ठोकर बताई, आपको मतलब कि आपको क्या लगे, ठोकर लग गई तो आप पैर उठा कर चलेंगे, तो ये भी एक सीखना हुआ, ये अधिगम हो गया आपका। अधिगमन होता है सीखना। तो घर में प्रयोग किया जाने वाला निर्जीव सूप जो होता है वह भी हमें अच्छे बुरे में भिन्नता का अवबोध कराता है। जो सूप आप पीते हैं, जैसे कि चाय पिया आपने, अब चाय पिया मान लीजिए चाय सूप वगैरह, बहुत ज़्यादा लोग ना समझ पाएंगे कि सूप क्या होता है। सूप जो होता है एक प्रकार से जेली टाइप का होता है, किसी फल का एक प्रकार से जूस टाइप का होता है, जेली जो है सूप बनाया जाता है। तो घर में मान लेते हैं चाय बनाई आपने, अब चाय जो है आप पिए, अब चीनी मान लेते हैं उस दिन नहीं डाला किसी ने, तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें चीनी नहीं पड़ी, तो ये भी आप सीखना ही हुआ। ये क्या है? अच्छे बुरे का, कि हाँ चीनी है कि नहीं है, चाय अच्छी है या बुरी है, इसका आपको ज्ञान हुआ ना। ये भी एक प्रकार से शिक्षा है। तो ये शिक्षा का व्यापक अर्थ होता है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। मतलब सार सार मतलब अच्छी अच्छी चीज़ों को जो है रख लो, और थोथा दिए उड़ाए मतलब कि जो बुरी चीज़ें हैं, फिर जो मतलब बेकार चीज़ें उनको उड़ा दो। शिक्षा के शाब्दिक अर्थ का संबंध इसी अर्थ में है। उपर्युक्त दोनों अर्थों को निम्न सारणी से भी हम जान सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक सारणी आपके समक्ष प्रस्तुत हो पा रही होगी। एक इसमें शिक्षा का व्यापक अर्थ है एक, और एक संकुचित अर्थ है। ठीक, और एक यहाँ पर जो है कैसे कैसे प्रभावित करने वाले को लेकर के कर देखेंगे। तो व्यापक अर्थ जो होता है शिक्षक होता है। व्यापक अर्थ में आप देखेंगे शिक्षक होता है, और एक इसमें क्या होता है? अध्यापक होता है। संकुचित अर्थ में क्या होता है? अध्यापक होता है। और व्यापक अर्थ में क्या होता है? हर व्यक्ति आपका शिक्षक, मतलब कि शिक्षक होता है। प्रभावित करने वाला जो व्यक्ति होता है, इसमें क्या होता है? शिक्षार्थी होता है। सॉरी, प्रभावित करने वाला व्यक्ति अर्थात जो प्रभावित करेगा वो व्यापक अर्थ में शिक्षक कहलाएगा, और जो प्रभावित करेगा संकुचित अर्थ में वो अध्यापक कहलाएगा। लेकिन यहीं पर प्रभावित जो होगा, जो व्यक्ति होगा, वो शिक्षार्थी कहलाएगा व्यापक अर्थ में, लेकिन वह शिक्षार्थी ही कहलाएगा किसी में? संकुचित अर्थ में, तो शिक्षार्थी इसमें भी कहलाएगा। ठीक, शिक्षा क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो व्यापक अर्थ में संपूर्ण ब्रह्मांड जो होता है शिक्षा क्षेत्र ही होता है व्यापक अर्थ की दृष्टि से। जबकि संकुचित अर्थ में देखा जाए तो विद्यालय ही केवल होता है। संकुचित अर्थ में विद्यालय में ही शिक्षा दी जाती है, संकुचित अर्थ के जो है शिक्षा का संकुचित अर्थ। अगला शिक्षा क्षेत्र हो गया आपका। अगला शिक्षा काल। शिक्षा काल मतलब समय। तो संपूर्ण जीवन व्यक्ति इसमें सीखता है व्यापक अर्थ में, जबकि शिक्षार्थी जो होता है मतलब कि विद्यालयी जीवन में ही सीखता है। ये इसका संकुचित अर्थ है, किसका? शिक्षा का। ओके, अगला है आपका विकास। विकास जो होता है इसमें सर्वांगीण विकास होता है, मनुष्य का चौतरफा विकास होता है। किसमें? व्यापक शिक्षा में। व्यापक शिक्षा में मनुष्य का चौतरफा विकास होता है, सर्वांगीण विकास होता है, बहुमुखी होता है। लेकिन ये क्या होता है? एकांगी होता है। क्या होता है भाई? ये जो शिक्षा का संकुचित अर्थ होता है वो एकांगी होता है, एकांगी विकास होता है कि केवल आपको शिक्षा के क्षेत्र में ही आपका विकास होगा। लेकिन जो व्यापक अर्थ होता है शिक्षा का, इसमें आपका सर्वांगीण विकास होता है, हर क्षेत्र में विकास होता है आपका। अगला आपका शिक्षा आरंभ इसमें कहाँ से होता है? तो व्यापक अर्थ में क्या होता है? व्यापक अर्थ में शिक्षा का जो आरंभ होता है वो घर से ही हो जाता है, जबकि जो संकुचित अर्थ में शिक्षा का जो आरंभ होता है वो कहाँ से होता है? विद्यालयों से होता है। तो आपसे चाहे अंतर पूछे, चाहे आपसे जो है एक प्रकार समानता पूछे, आप आसानी से इसमें समझा सकते थे। अंतर भी यहाँ पर आप बता सकते हैं। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। ये सारणी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे समझते थोड़ा सा। तो उपयुक्त जो है सभी अर्थों को हम समझ अगर पाते हैं तो
तो ऊपर्युक्त सभी अर्थों को जान लेने के बाद एक ज्वलंत प्रश्न हमारे सामने आता है कि आखिरकार शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या होता है। तो ऊपर हमने शिक्षा के प्राचीन, शाब्दिक, आधुनिक और प्रचलित अर्थ तथा इसी में व्यापक और संकुचित अर्थ को देख लिया हमने। वास्तव में कोई भी अर्थ अपने आप में क्या है, अधूरा है, मतलब पूर्ण नहीं है। कोई भी अर्थ अपने आप में पूर्णता को प्राप्त नहीं है, क्योंकि नियोजन के अभाव में सब बेकार हो जाते हैं। इसीलिए शिक्षा के विभिन्न अर्थों को एक साथ समन्वित करके हम क्या कह सकते हैं, एक मिनट मेरी बातों को लिख लीजिएगा, समन्वित करके शिक्षा का अर्थ को हम क्या कह सकते हैं, क्या कि शिक्षा क्या होती है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी प्रक्रिया होती है, जो कि क्या करती है, बालक का बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करती है। कैसा कैसा, बौद्धिक विकास करती हो बच्चे का, सामाजिक विकास करती हो, सांस्कृतिक विकास करती हो और आध्यात्मिक विकास करती हो। इसी प्रकार से अन्य विकास करती हो, जैसे कि आर्थिक विकास हो गया। इसी प्रकार से हालांकि ये सब विकास में, सामाजिक विकास में सभी विकास आ जाते हैं, जो है आर्थिक विकास, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक विकास, ये सब आ जाते हैं आपके सामाजिक में ही। ओके, तो इसमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं, मतलब कि बौद्धिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास करती है कौन, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है। आगे शिक्षा के द्वारा क्या होता है, शिक्षा जो होती है व्यक्ति के व्यवहारों में क्या करती है, परिवर्तन लाती है। जन्म के समय जो व्यक्ति होता है वह क्या होता है, पशु के समान होता है। तो जो कुछ मनुष्य जो होता है जन्म के समय पर होता है, वह वही ना रह करके कुछ और हो जाता है शिक्षा के द्वारा। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति जन्म में जो पशुत्व होता है वो कैसा हो जाता है, मनुष्य की भांति हो जाता है। मानव व्यवहार उसमें अच्छे अच्छे आने लगते हैं। ये चीज़ें कहने का मतलब ये, उसमें समाज, देश और मानवता का कल्याण हो सकता है किससे, शिक्षा से। तो शिक्षा के द्वारा समाज का, देश का और मानवता का कल्याण भी हो सकता है। तो शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि हमने आपको बता दी। वास्तव में शिक्षा, इसे ही शिक्षा का वास्तविक अर्थ माना जा सकता है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम शिक्षा के जो प्रकार से परिभाषा को नेक्स्ट वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। अगली वीडियो शिक्षा की परिभाषा को लेकर के होगी। हालांकि शिक्षा की परिभाषा को लेकर के हमारी पहले से वीडियो आपके चैनल पर अवेलेबल है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वो बोर्ड पर हमने शिक्षा के परिभाषा को, अर्थ को सभी को समझाया था, लेकिन फिर भी हम शिक्षा के अर्थ को और शिक्षा के विषय क्षेत्र को अब नेक्स्ट वीडियो में, एक ही वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा, उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद में हम शिक्षा के व्यक्तिक और सामाजिक उद्देश्य के बारे में समझेंगे, ठीक, विस्तार समझेंगे। ओके, शिक्षा का व्यक्तिक उद्देश्य और इसका प्रकार सामाजिक उद्देश्य वगैरह ये क्या है, ठीक, उसको विस्तार समझेंगे। फिर उसके बाद में हम आगे आगे समझते हुए, आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इतना चीज़ क्लियर हो गई आपकी, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए होंगे, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। चैप्टर 2 आपके समझ में आया होगा मेरे प्यारे दोस्तों। आपको बता दूं कि प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1, 2 मतलब चैप्टर 2 भी अवेलेबल करवा दिया गया है, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक। और आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य का जो ये प्रथम रश्मि कविता है, इसकी व्याख्या हमारे चैनल पर उपलब्ध है, इसको भी देख लीजिएगा। अंतर तारक धूर परिकल्पना वाला वीडियो है चैप्टर 4 जियोग्राफी का, इसको भी देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जियोग्राफी का ये वही आ गया आपका। अगला है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, इससे बाद में आपका जो है भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब आंदोलन के वीडियो हो चुके हैं, चैप्टर 7, 8 सब हो चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास करें कि शिक्षा शास्त्र की और वीडियो सजी दीजिए, मैं और भी वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।